शांति। आज हमारी परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, बाप समान बाबा के सदा नैनों में समाई हुई मीठी प्यारी गुलजार दादी जी, जिन्होंने कर्मातीत अवस्था को पाकर बाप दादा की गोद में समा गए। आज जब अपने जीवन में पीछे मुड़कर उन स्मृतियों को संजोती हूं तो लगता है कि दादी मेरे लिए सिर्फ दादी नहीं, लेकिन एक फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड रही है। क्योंकि अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने का सौभाग्य 1975 में सबसे पहले दादी जी के द्वारा हिस्ट्री हॉल में हुआ, परंतु उस समय इतना दादी जी के क्लोज आने का सौभाग्य नहीं था। परंतु जिस समय मैं 1980 में समर्पित हुई, समर्पण का एक निर्णय मैंने लिया, तो शाम के समय में जब मैं समर्पित हुई तो शाम के समय गुलजार दादी मुझे लेकर के चले कि चलो नक्की पैदल जाके आते हैं। नक्की तक हम पैदल गए। रास्ते में एक फ्रेंड की तरह दादी ने मुझसे पूछा कि ये समर्पण का निर्णय तुमने किसके कहने पर लिया है? मैंने कहा, नहीं दादी, ये मेरा अपना फैसला है। बहुत प्यार से उन्होंने मुझे समझाया, एक फ्रेंड की तरह, कि जीवन का समर्पण कर रही हो, पूरे जीवन का सवाल है, किसी बहाव में आकर के समर्पण नहीं करना, लेकिन विवेक से, निश्चय के आधार से ये फैसला करना, तो आगे की जर्नी तुम्हारे लिए सहज हो जाएगी। आज भी वो शब्द मुझे कान में गूंजते हैं जो दादी ने कहे थे कि जीवन का फैसला किस आधार पर लेना चाहिए। और आज कई बहनें जब मेरे सामने आती है कि हम समर्पण होना चाहते हैं, तो मैं उन्हें यही प्रश्न करती हूं जो दादी ने पहले मुझसे किया था। बहुत अच्छी गाइडेंस मिली और सचमुच उस समय मैं उस बात को समझी नहीं थी, लेकिन आज समझ में आता है कि जब मैंने अपने दृढ़ निश्चय के आधार पर यह फैसला किया, तो नेचुरल है कि जितनी भी बातें, परीक्षाएं, तूफान जीवन में आते हैं, उसके लिए हम स्वयं तैयार हो जाते हैं और हर पेपर को पास करने की स्वयं की एक हिम्मत और शक्ति बनी रहती है। उसके बाद जब मैं सेवा स्थान पर गई विले पार्ला में, तो जब दादी जी को कैंसर डिटेक्ट हुआ और वहां पर आए थे ऑपरेशन के लिए, तो उस समय ज्यादा समीप आने का एक मौका मिला, क्योंकि दादी जी वहां पर लगभग 1 महीने से ऊपर रहे। और उस समय मुरली सुना करके जैसे मैं आती थी, मुझे जिम्मेवारी मिली थी सेंटर पर कि दादी जी को किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं लगना चाहिए, इसीलिए कोई भी सर्वेंट्स को यहाँ नहीं आने देना और तुम ही सब सफाई करना, चाहे कमरों की सफाई, हॉल की सफाई, पूरे फ्लैट की सफाई और वहां तक के बाथरूम और सब ध्यान देना। ये जिम्मेवारी जैसे ही मुझे दी गई, मुझे बहुत अच्छा लगा और तब से मैं
मुरली सुनाकर सुबह सुबह ऊपर आकर के दादी जी से प्रेम से दृष्टि लेकर के फिर सफाई में लग जाती थी। दादी वहीं होती थी, मुझे देखती रहती थी और कभी कभी कहती थी अभी तो मुरली सुना के आई टीचर बनकर और अभी सफाई कर रही है। सफाई करने के बाद दादी विशेष प्यार करती थी और इतना ही नहीं, टोली खिलाती थी और साथ में बहुत अच्छी बात कही कि जीवन में ये बैलेंस हमेशा रखना, निर्माणता और जो सेवा मिले उस सेवा को प्यार से करने का। दादी कई बार नीलू बहन को भी बोलती थी, देखो ये अभी तो टीचर बनकर मुरली सुना के आई, लेकिन ये अहम नहीं है और निर्माणता से इतना झाड़ू पोछा सफाई भी करती है। ये बैलेंस को देख करके दादी की विशेष ब्लेसिंग्स मुझे प्राप्त होती रही प्रतिदिन। दादी खूब प्यार भरी ब्लेसिंग्स, और शायद मैं समझती हूँ आज जीवन में आगे बढ़ने का ये दादी की ब्लेसिंग्स ही सूक्ष्म में मुझे आगे बढ़ा रही है। उसके बाद भी कई ऐसे मौके मिले जहां दादी हमेशा कोई भी बात देखती थी तो शिक्षा के साथ साथ बातें समझाती थी। उसके बाद सेंटर से जब मैं मधुबन महायज्ञ में आई तो नेचुरल है सेंटर पर एक जीवन अलग होती है, मधुबन की जीवन अलग होती है। मधुबन तो एक बड़ा सागर है जहां अनेक प्रकार की बातें आती है। आरंभ में मुझे छोटी छोटी बातों में फीलिंग आती थी, कोई कुछ हंसी में भी कह जाता था तो भी मुझे फीलिंग आ जाती थी, मुझे रोना आ जाता था। एक बार मैं रो रही थी और दादी जी को जाकर नीलू बहन ने बताया कि आज उषा बहन रो रही है। दादी ने मुझे बुलाया और कहा, देखो तुम्हें मधुबन में रहना है या सेंटर पर जाने की दिल हो रही है? मैंने कहा नहीं, मुझे रहना है। तो फिर मधुबन में रहना है तो ये तो सागर है, तो सागर में तैरना भी आना चाहिए। कैसे तैरना है? तो दादी ने बहुत अच्छी बात सुनाई और कहा, देखो कुछ बातों को हंसी में उड़ा देना चाहिए, कुछ बातों को इग्नोर करो। कोई बोलते हैं, बोलने दो, उनका नेचर है। जब तुम इस तरह से चलेंगी ना तो मधुबन के बेहद सागर में तैरना आ जाएगा, नहीं तो फिर यहाँ रोज रोना पड़ेगा, छोटी बड़ी बातें तो होती रहेगी, फिर तो सेंटर पर चली जाओ। मैंने कहा नहीं दादी, अभी आज के बाद मैं कभी नहीं रोऊंगी। और मैंने प्रॉमिस किया था दादी को भी कभी कोई छोटी मोटी बात को लेकर के मैं रोऊंगी नहीं। और सचमुच उस बात ने मुझे इतनी अंदर से हिम्मत दी, मधुबन के बेहद सागर में कैसे रहना चाहिए, तैरना चाहिए, ये सिखाया। ऐसे कई बातें जीवन के अंदर, कोई भी बात होती थी तो बस दादी के पास जाते थे, दिल खोल करके सहजता से बात कर सकते थे और दादी जी बहुत प्यार से उस बात का समाधान दे देती थी। सिंपल बाबा की शिक्षाएं इतने सटीक दे देती थी जो बात गले उतर जाती थी। उसके बाद जैसे ही दादी शांतिवन में आई तो नेचुरल है कि शांतिवन बेहद होने लगा और बड़ा यज्ञ हो गया। कई बार दादी के ऊपर देश विदेश से भाई बहने ईमेल्स भेजते थे और विदेश के भाई बहने जब ईमेल्स भेजते थे तो इंग्लिश में होते थे। मधुबन बेहद यज्ञ में जब दादी पर कोई ईमेल आता था तो शीलू बहन होती थी जो ट्रांसलेट करके सुना देती थी। लेकिन जब शांतिवन में आए तो दादी हमेशा कोई भी ऐसा ईमेल पढ़ती थी और कुछ बातें समझ में नहीं आती थी, वैसे तो दादी कैच कर लेती थी, परंतु कुछ बातें जब समझ में नहीं आती थी तो खास फोन करके बुलाते थे कि जरा इधर आना। दादी का बुलावा होना और जैसे एक अंदर एनर्जी आ जाती थी और मैं तुरंत पहुंच जाती थी। बोलो दादी क्या सेवा है? दादी कहती है
एक काम करो, यहाँ बैठो, ये पढ़ो और मुझे इसका सार सुना दो, ये क्या लिखती है। कई कॉन्फिडेंशियल पत्र होते थे, ईमेल्स होते थे, और वो जब पढ़ते थे दादी को मैं सार सुना देती थी। ये सारी बात डिटेल में भी अगर समझानी होती थी तो दादी के साथ बैठ करके सुना देती थी। लेकिन उसके बाद वो ईमेल में क्या बात थी, वो जिस तरह से दादी निरसंकल्प हो जाती थी, ऐसे हमें भी निरसंकल्प कर देती थी। वो बातें जरा भी याद नहीं रहती थी कि कहीं पर वो बात किसी को सुनाए या कुछ करे। ये दादी की शक्ति का प्रभाव था जो हमने महसूस किया कि जितना दादी निरसंकल्प होकर के उस बात को खत्म कर देती थी, जैसे वो शक्ति हमें भी प्रदान करती थी और हमारे अंदर से भी वो बात रिंचक रहती नहीं थी, सहजता से समाप्त हो जाती थी और हम फ्री हो जाते थे। कई बार कोई टॉपिक के ऊपर दादी को बोलना होता था तो दादी बुला करके कहते, इंग्लिश में अगर वो टॉपिक होता था तो कहते ये टॉपिक का मतलब समझा दो कि टॉपिक क्या है, ये क्या कहना चाहते हैं, किस बात पर बोलना होता है। और जैसे उस टॉपिक को अच्छे से हिंदी में कर देते थे तो दादी जैसे बहुत अच्छा अपना भाषण तैयार कर लेती थी। कभी पूछती थी इसमें क्या सुनाना चाहिए, ऐसे ही जैसे परीक्षा लेने के हिसाब से कि हमारी बुद्धि कितनी गहराई तक चलती है। हम अपनी रीति से कोई भी बात बता देते थे, दादी जैसे अपनी रीति से कोई वो उसी बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट करते थे। उसके बाद कई बार महसूस किया जीवन में कि कभी कभी दादी के पास जाते थे, शाम के समय में दादी बैठ के योग करते थे, वहां जाकर बैठ करके हम भी योग करते थे। बहुत जैसे मन एकदम शांत हो जाता था, कोई भी बात हमारे मन में जैसे उत्पन्न नहीं होती, इतना पावरफुल वाइब्रेशन दादी के कॉटेज का रहता था। तो वहां जाकर योग करना। कभी जैसे दादी लाइट मूड में होती थी, ताराबेन होती थी, ताराबेन दादी को कभी कभी कुछ कहानियां सुनाती थी, छोटी बहुत मोटी कहानियां आती थी न्यूज़पेपर में तो सुनाती थी, या कोई जोक्स होता था तो सुनाती थी। फिर हमें भी दादी पूछती थी, अच्छा तुम कहानी सुनाओ, तुम भी कहानी सुनाती है ना। और कोई भी ऐसी छोटी कहानी होती थी ज्ञान युक्त, दादी को सुनाते थे। मैंने बहुत अच्छे से दादी को लाइट मूड में भी देखा, गंभीर मूर्त में भी देखा, तो किस तरह से शिक्षा सावधानी देते हुए एकदम बहुत शुभ भावना, शुभ कामना का स्वरूप भी देखा। हर रीति से दादी का वो स्वरूप देखा। बहुत सुंदर यादें दादी के साथ की है। जितने याद करते जाते हैं ऐसा लगता है कि दादी नजरों के सामने आ जाती है, कितना प्यार करती है, ऐसा प्यार का हाथ घुमाती है। एक बार रक्षाबंधन के समय में दादी के पास गई थी, दादी ने जैसे ही देखा बिठाया अपने पास में, नीलू बेन ने कहा अच्छा दादी इसको प्यार करो। इतना प्यार किया दादी ने, हाथ घुमाया, सर पर हाथ रखा, वरदान दिया। इतनी मीठी स्मृतियां वो है जो लगता है कि कितनी बातें दादी की सुनाए। समय आते ही और भी बातें सुनाएंगे। तो ये बातें दादी की हमारे दिल पर एक अविनाशी छाप छोड़ गई। बहुत कुछ सीखा दादी से और जीवन में एक श्रेष्ठ दिशा की ओर ले जाने की ये बातें हमेशा स्मृति में रहेगी, एक अमूल्य गिफ्ट की तरह हमारे पास रहेगी। ओम शांति।